तो फिर ये आपस में डिसाइड कर लें कि ये जब एक दूसरे की जाने लेते हैं तो उनमें से शहादत किसको मिल रही है, हूरें किसको मिलने वाली हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और बात होगी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ देख पा रहे हैं आप उन्हें, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से आरजू काजमी। यूट्यूब पर आप उन्हें काफी देखते और सराहते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरजू, और थैंक यू सो आभार मच। आपका कि आपने वक्त निकाला है। और ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान से एक नहीं बल्कि कई तरह की खबरें आ रही हैं, तो सबसे पहले तो सबसे लेटेस्ट खबर पर ही बात कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत हुई आपके डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से फौजी ऑफिसर्स पर एक्शन की बात की जा रही है आरजू। और कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कुछ फौजी ऑफिसर्स जिनके मन में इमरान खान नियाजी के लिए सिंपैथी थी, उन्हें फौज अब टारगेट कर रही है। आपकी असेसमेंट क्या कहती है, और ये जो डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मतलब पाकिस्तान के लिए क्या है? देखिए, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी होती रही हैं और इससे पहले जो डीजीआईएसपीआर थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। और जहां तक हम लोग समझ पाते हैं वो ये कि फौज अपने लोगों पे कभी एक्शन करती नहीं है पाकिस्तान में। ऐसा होता हमने देखा नहीं है। अगर ऐसी ही कोई बात होती तो जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए जब फैसला आया था उसके बाद हमने कोई एक्शन होते नहीं देखा। और यही देखा गया कि जो जो भी उनकी लाइफ थी, जितनी भी थी, वो उन्होंने दुबई में अपनी लाइफ गुजारी और कुछ उनके ऊपर खास एक्शन होता हुआ नहीं देखा, सिर्फ जबानी बात की जाती है। अभी भी डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि जी तकरीबन 15 लोग हैं जिनको, जो आर्मी के, जिनके ऊपर एक्शन किया है, जिन्हें जॉब से निकाल दिया है और इस किस्म की, लेकिन उनके नाम नहीं बताए, उनकी पिक्चर्स नहीं है, आप नहीं बता सकते कि वो कौन लोग हैं। अगर उनके ऊपर एक्शन हुआ है और सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर जब एक्शन होता है तो उनकी तो फुटेजेस हम देखते हैं, उनकी पिक्चर्स भी हम देखते हैं और उनके नाम भी बार बार मीडिया पे लिए जाते हैं। लेकिन अगर फौजियों ने गलती की है और उनको वाकई में इन्होंने सजा दी है कि उस वक्त जब अटैक हो रहा था तो रोका क्यों नहीं। तो ऑब्वियसली उनके नाम बताने चाहिए, उनकी पिक्चर्स देनी चाहिए, ताकि जो पब्लिक है वो भरोसा कर सके, पब्लिक इस बात को मान सके कि वाकई में आर्मी के अगेंस्ट भी कोई एक्शन किया गया है। वरना इससे पहले आपने देखा, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो जिसने सी पैक में करप्शन की थी, चाहे वो इमरान खान कहते रहते हैं, जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, और साथ कई दूसरे आर्मी के लोग हैं जिनके करप्शन केसेस सामने आते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। तो ये बात अब कैसे मान ली जाए कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शायद उन्होंने सिविलियंस के बारे में ही बात की है, जिसमें सुना ये गया है कि तकरीबन 102 लोग हैं जो कि अभी जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, और उनके लिए 17 मिलिट्री कोर्ट्स बना भी दी गई हैं। तो वो 102 लोग जो हैं वो उनके ऊपर तो केसेस चल रहे हैं, वो सिविलियंस हैं और उनके लिए कोर्ट्स भी बना दी गई हैं, उनके नाम भी किसी हद तक सामने आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों के फौजियों के नाम नहीं है। और इमरान खान से सिंपैथी रखने वाले, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर भी फौज एक्शन करेगी। अगर करेगी भी तो सिर्फ सिविलियंस के ऊपर। और जाहिर है इमरान खान तो प्रोडक्ट ही हैं एस्टेब्लिशमेंट की, तो उनको पता है कि इमरान खान को कैसे हैंडल करना है। लेकिन लग ये रहा था कि इमरान खान से ज्यादा ये मैसेज उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, और उनमें भी वो लोग जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्स आर्मी मैन जिन्हें कह लीजिए, जो पहले आर्मी में रह चुके हैं, आजकल यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूबर कहलाते हैं, और वो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं और हर तरह की बात कर रहे हैं। शायद ये बात उनके लिए की गई थी कि उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा और जो भी कानून बनता होगा उसके हिसाब से सजा होगी। ये जो भी आपने कहा कि एक्स आर्मी मैन है, ये बेसिकली आप उनकी बात कर रही हैं जो बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई की जो वुमेन वर्कर्स हैं उनके साथ ज्यादती की जा रही है, कस्टडी में उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। देखिए, अगर आप ये राजा आदिल की बात कर रही हैं तो बिल्कुल शायद उसी की तरफ इशारा है। और वो तो काफी पहले जो है आर्मी से निकाले भी गए थे, सुना मैंने यही है। वैसे अगर आप पर्सनली मेरा पूछे तो मैं तो उनको बिल्कुल उनकी किसी बात पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि एक नंबर का झूठा आदमी है। कई तरह की एलिगेशन उन्होंने मेरे ऊपर भी लगाई थी जब मैंने इंडियन टीवी पे आना शुरू किया था, या मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो वो रिकॉर्ड भी मेरे पास रखा है। तो एक ऐसे आदमी की बात का मैं भरोसा नहीं कर सकती। हो सकता है
किसी हद तक कोई बात वो ठीक भी कर रहे हो, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा ही है तो उनको सबूत देने चाहिए और केसेस को फेस करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी हद तक जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस तरह के लोगों को भी वो टारगेट कर रहे थे, जो एक तरह से वहां बाहर बैठकर बात कर रहे हैं। तो या तो वो सबूत दें या फिर ये कि उनको यही बताया जा रहा था, क्योंकि इनके पासपोर्ट्स कैंसिल करने जा रही है गवर्नमेंट। जो लोग मुल्क से बाहर हैं और वापस नहीं आ रहे हैं तो उनके पासपोर्ट्स कैंसिल करने का भी कहा गया है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि पासपोर्ट्स कैंसिल कर देंगे। तो अगर पासपोर्ट कैंसिल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है फिर उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा, वापस आना होगा और फिर केसेस को फेस करना होगा। और कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट में दो जो कहना चाहिए ग्रुप जो है डिवीजन तो करवाई है इमरान खान ने। अगर ऐसा ना होता तो इतने लोग बैठकर इमरान खान इतना कुछ नहीं कह सकते थे। और अभी तक आप देख रहे कि इमरान खान बहरहाल खैरियत से ही है, उनको अरेस्ट वगैरह नहीं किया गया। और इसका यही मतलब है कि एक ग्रुप जो उनको लाया था, जिसमें जनरल फैज का नाम खास तौर पे लिया जाता है, कि वो अभी तक इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं। मैं आपसे अब थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स को भी समझना चाह रही हूँ। फौज में जो चल रहा है वो आपने बताया, वहाँ की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस, इसके अलावा जो यूए की रॉयल फैमिली है, दुबई में अपनी पूरी फैमिली के साथ, उनके आप ही के कुछ जर्नलिस्ट को मैं पढ़ रही थी और सुन रही थी, तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी उनके बारे में बातें की जा रही हैं। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? और ये भी कहा जा रहा है जो मौजूदा सारा एक्शन है दरअसल इसके पीछे नवाज शरीफ है और वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं इमरान खान नियाजी से। आप कैसे इन क्लेम्स को देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान में बहुत कम ही चॉइसेस हैं जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर लेकर देखा जाए तो ये दो तीन पार्टीज ही हैं जो म्यूजिकल चेयर खेलती रहती हैं। कभी इमरान खान आ गए, कभी नवाज शरीफ आ गए और कभी जरदारी साहब आ गए। तो अभी जो चल रहा है वो यही है कि इमरान खान को साइडलाइन किया जाएगा। इमरान खान की फिलहाल फौरी तौर पे हम वापस आते हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं देख रहे। और इनके बजाय लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर से केसेस खत्म होते जा रहे हैं। हर दूसरे दिन हम कोई ना कोई खबर आती है, न्यूज आती है जिसमें कहा जाता है कि उनके ये केस खत्म हो गया, कभी उनका वो केस खत्म हो गया। तो अब उनके लिए तो ये था कि वो पूरी लाइफ के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते इमरान खान के टाइम में, तो ये भी उनके ऊपर केस बनाया गया था। तो अब जो नए बिल्स लेकर आ रही है तरह तरह के गवर्नमेंट, उससे होगा ये कि उनके ऊपर इस तरह की सारी एलिगेशंस हट जाएंगी और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। मगर अब जो इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं दुबई में, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, मरियम नवाज भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं और जरदारी साहब और हर तरह के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबके सब ये दुबई में जो मिल रहे हैं, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये असल में डिसाइड कर रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कौन बनाएगा और किसको क्या सीट मिलेगी और किस तरह से आएंगे। क्योंकि हो सकता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो टाइम से ज्यादा जो है रुक जाए और जैसे कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे ना हो सके, इलेक्शन एक साल आगे भी हो सकता है। मगर अभी तक यही बताया गया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो है बातचीत चल रही है इन सारी पार्टीज के अंदर, इसीलिए ये लोग दुबई में मिले हैं। और अब लगता यही है कि दोनों पार्टीज में से कोई एक ऐसा होगा जिसका प्राइम मिनिस्टर आएगा। नवाज शरीफ साहब का के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस पीपल्स पार्टी के लग रहे हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी डेफिनेटली चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। और इस चीज को लेके ये तो हमारे आपको पता है हमारे ऐसी किस्म की पॉलिटिक्स होती है, ये नहीं तो इनका बेटा, नहीं तो इनका कोई और रिलेटिव। अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, तो आपके ख्याल से क्या पीएमएलएन में और कोई नहीं बचा था कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है? तो डेफिनेटली ऐसा कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन जल्दी ही पता लग जाएगा कि क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा आरजू, बीते दिनों में एक और बड़ी खबर आपके देश से आई और वो खबर ये थी कि होली को बैन कर दिया गया। हालांकि बाद में इस बैन को हटा दिया गया, लेकिन अब इस तरह के हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं कि माइनॉरिटीज जो है, हिंदू जो है, जो वहां पर रह गए, जिन्होंने पाकिस्तान को चुन लिया, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब उनके त्योहार को लेकर भी इतने पॉलिटिक्स होने लगी है, उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। बिल्कुल पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद बहुत शोर मचाया गया, बहुत लोगों ने आवाज़ें उठाई, जिसमें थोड़ा बहुत मैंने भी किया था। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि इनको वो डिसीजन वापस लेना पड़ा और इन्होंने कहा कि नहीं, वो पाबंदी हटा दी है। लेकिन हटा देने से आदित्य मेरे ख्याल है वो डैमेजेस तो नहीं जाएंगे जो एक बार इस तरह की पाबंदी लगाने से हुए। उससे
माइंडसेट पता लगता है, उससे ये पता लगता है कि हमारे दिल कितने छोटे हैं और हम किस तरह की सोच रखते हैं कि हमें किसी के फेस्टिवल पे भी एतराज है। लेकिन बहरहाल अब शोर मचा तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जो है वो एक बार फिर कह दिया है कि नहीं जी आप मना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो वीडियो पे जो आपने भी देखी होगी नाच कूद रहे थे, वो अब उस दिल के साथ होली मना पाएंगे। तो ये एक बात है पाकिस्तान में कि हम माइनॉरिटी को लेकर हमारे दिल इसी तरह के हैं, हम इसी तरह की सोच रखते हैं और ना हम उसे इम्प्रूव करने को तैयार हैं, ना सुधरने को तैयार हैं। और मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो बेचारे यहाँ पर रहते हैं और किन हालों में रहते हैं। वो आप समझ सकती हैं कि किस तरह की सिचुएशन और किस तरह का माहौल हम उन्हें देते हैं। तो उनके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे पहले बहुत उम्मीदें थी, बहुत, मैं 3-4 साल से इसके ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे कोई होप नहीं रह गई। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो कभी भी सुधर सकेंगे और कभी भी इस बात को एक्सेप्ट कर सकेंगे कि मजहब हर एक का अपना पर्सनल मामला होता है और उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल लाइफ सहनी पड़ती है, स्पेशली माइनॉरिटीज को। तो आपको उसकी वजह क्या लगती है कि कंट्री का जो वजूद है वो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट पे आया? वजह क्या लगती है आपको उसकी? टॉलरेंस की कमी लगती है, किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये बात सिर्फ माइनॉरिटी तक ही नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लाल मस्जिद से भी बहुत सी औरतें निकली थी, वो काला काला उन्होंने वो अपना पहना हुआ था, जो बुर्का होता है, बाया होता है, और वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स दे रही थी कि जी ये अहमदियास को भी नहीं छोड़ेंगे, शियास को भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक माइंडसेट ही ऐसा है, जिस वक्त ये माइनॉरिटीज को खत्म कर देंगे या भगा देंगे, कुछ कर देंगे, तो फिर ये आपस में एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगे। शायद ये नेचर है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये एक माइंडसेट है जो हमेशा से सिखाया गया है कि बस हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी हमसे आगे कोई नहीं है। ये चीज जो है वो दिमागों में लोगों के भर दी है, बच्चों के और स्टूडेंट्स के। और यही वजह है कि कोई किसी को भी थोड़ी सी बात भी अगर हटके की जाए तो यहाँ पर लोगों को जान का खतरा हो जाता है और लोग घबरा के घूम रहे होते हैं, क्योंकि ना कोई सुनने को तैयार है, ना समझने के लिए तैयार है। तारिक फतेह साहब को आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। तारिक साहब जो भी बात किया करते थे, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, कोई उससे एग्री करता था, कोई डिसएग्री करता था, लेकिन उनको इस किस्म की भी थ्रेट्स आती थी कि मार देंगे। और कनाडा जैसी जगह में तो आप समझ सकते हैं कि लोग, ये सिर्फ ये बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, जो यहाँ से बाहर चले गए हैं वहां यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाके भी माइंडसेट जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं बदल पाया लोगों का। चलिए थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं। आरजू, आपके जो जोक्स और जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो काफी सराहा जाता है, काफी अप्रिशिएट किया जाता है। जरा सा जो इस वीडियो को देख रहे हैं व्यूअर्स, उन्हें जरा अम्ब्रेला स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगी तो मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा। बिल्कुल, वो बड़ी चल रही है अम्ब्रेला स्टोरी शहबाज शरीफ साहब की, और वो बेचारे अपनी तरफ से बड़ा अच्छा करने जा रहे थे कि एक लेडी उनके लिए क्यों अम्ब्रेला पकड़े, तो उन्होंने उनसे अम्ब्रेला ले ली और उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो बेचारी भीग जाएगी। उनको चाहिए ये था कि वो उसको भी अम्ब्रेला के नीचे ले लेते, लेकिन वो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने बस अम्ब्रेला ली और चले गए, और उसके ऊपर लोग बड़ा हंस रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना ये कि अम्ब्रेला भी नहीं थी उनके पास और उन्होंने इस तरह से अम्ब्रेला ले ली। और बहुत से लोग, मगर लोग एंजॉय कर रहे हैं। मगर अगर वैसे देखा जाए उनकी, अगर आप देखें जब कभी वो एड्रेस करते हैं किसी रैली में या टीवी पे या कहीं भी, तो वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं। आपने उनको देखा होगा कि मैं मांगने के लिए नहीं आया और मैं ये नहीं करने आया, और कभी वो माइक्स फेंक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो उनका एक अपना ये स्टाइल है और इसको हम लोग खासतौर पे जो हम यूट्यूबर्स, हम बड़ा एंजॉय करते हैं उन क्लिप्स को लगाकर, क्योंकि उसमें यकीनन बहुत हंसने को भी मिलता है और जो कि मतलब अच्छा लगता है। नहीं, और अभी जब हम ये इस तरह के इंसिडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है व्यूअर्स भी थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे होंगे, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही होगी। लेकिन मैं आरजू जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि ऐसा शहबाज शरीफ साहब के साथ ही क्यों होता है? कभी क्राउन प्रिंस के साथ उनकी फुटेज आती है, विजुअल्स आते हैं, कभी वो फ्रांस में जाकर एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं, अर्दवान के साथ उनकी तस्वीरें, इसी तरह के जो मीम्स हैं वो आने लगते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की जिस पर्सनालिटी का आप जिक्र कर रही थी, ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स बताइए हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल, उनके इस किस्म की चीज़ें उनकी कुछ ना कुछ आती रहती हैं। कभी वो मतलब पंजाबी में जो है वो बात करनी शुरू कर देते हैं, और कभी पता नहीं क्या-क्या, इमरान खान के लिए भी वो बड़े नाराज़ रहते हैं, तो उनके बारे में भी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अभी उनकी रिसेंटली भी एक क्लिप आई थी कि पता नहीं क्या अपनी चारपाई के नीचे डांग फेर देंगे, पता नहीं क्या कर दें, तो वो भी सब लोग बड़ा एन्जॉय कर रहे थे और हँस रहे थे। और वैसे हमारे तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, सभी चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, तो इमरान खान की भी आपको मालूम है कि किस-किस तरह की क्लिप्स आया करती थी और किस-किस तरह की बातें होती थी कि लोग हँसते थे कि ये क्या सोच के बोलते हैं और ये क्या कहते हैं। तो लेकिन ये कि कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा इनको ज़ाहिर करती हैं कि ये लोग भी एक नॉर्मल इंसान है, और बेचारे जो है वो हम लोगों को बहुत सहते हैं, स्पेशली मीडिया को, कि हम लोग तो पीछे पड़ जाते हैं उनके हाथ धो के। लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है हमें। यही पहले तो हमें इमरान खान से था, हम लोग कहते हैं यार इमरान खान चले गए तो हम लोग क्या करेंगे, हम वीडियो कैसे बनाएँगे? क्योंकि इमरान खान की रोज़ कोई अजीब-अजीब स्टेटमेंट आई होती थी। और अब ये कि वही चीज़ शहबाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन उनके भी दिन जो हैं वो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर बहुत थोड़े रह गए हैं, क्योंकि आई थिंक सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं, उसके बाद जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये आपके यहाँ एक से बढ़कर एक एंटरटेनर है, बिलावल भुट्टो जरदारी, और काफी रिपोर्ट्स हमारे यहाँ चलती हैं जिसमें आपकी सियासत के जो एंटरटेनर्स हैं उनके क्लिप्स काफी चलाए जाते हैं, इंडियन न्यूज चैनल्स में भी काफी चलाए जाते हैं। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये जो सपना है, ये कहाँ से आया? और वो भी ऐसे टाइम पे जब खुद शहबाज शरीफ के शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो कहते हैं मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, किसी से मिलने जाता हूँ तो उसको लगता है बस आ गया माँगने। देखिए, पब्लिक को तो कहीं न कहीं इन्होंने मुतमईन करना है, पब्लिक को तो कहीं न कहीं इन्होंने बताना है ना कि जी हम काम कर रहे हैं। ये और बात है कि पब्लिक बड़ी होशियार हो गई है और उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई हैं, पब्लिक इनकी बातों में नहीं आती। लेकिन बहरहाल इस किस्म की स्टेटमेंट्स ये देते रहते हैं। ऐसे तो आपने बिलावल साहब की बात की। वो भी अक्सर अपनी किसी न किसी स्टेटमेंट की वजह से जो है वो खबरों में रहते ही हैं। लेकिन आपके यहाँ से राहुल गांधी जी भी कोई कम नहीं है। हाँ, उनकी भी वीडियोज़ बड़ी वायरल होती हैं पाकिस्तान में, और हम लोग बड़ा हँसते हैं, और हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में यूज़ करते हैं उनकी कही हुई बातें, और वो जैसे अजीब-अजीब किस्म की बातें वो भी किया करते हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत हँसी आती है, मतलब मैं हरगिज़ उसको किसी नेगेटिव उसमें नहीं लेके जाती, लेकिन ये कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तो अपने इंडियन दोस्तों से भी कहती हूँ मुझे कोई क्लिप मिले राहुल गांधी का तो भेज दिया करो। तो वो फिर क्योंकि वो भी इसी किस्म की बातें करते हैं, जैसी बातें हमारे यहाँ बिलावल भुट्टो या कोई दूसरे पॉलिटिशियंस करते हैं। खैर राहुल गांधी ये भूल जाते हैं, उनको डेमोक्रेसी की काफ़ी बातें करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि विदेश जाकर बोलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में, और उनकी पार्टी 18 दिन पहले ही एक चुनाव जीती होती है इंडिया के एक राज्य में। तो ये अपने आप में इस तरह की बातें वो करते हैं और शायद इसीलिए उनको इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ता है। अपने आप में एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो टेररिज्म पर एक्शन से जुड़ा हुआ है आरज़ू। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे यूएस में, आपके यहाँ तो जब मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात करी तो वो कह रहे हैं आपके यहाँ इतनी चर्चा नहीं हुई होगी जितनी चर्चा पाकिस्तान में हुई है आपके प्राइम मिनिस्टर की यूएस विजिट को लेकर। तो आप ये जो यूएस विजिट के दौरान दोनों ही देशों का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसमें पाकिस्तान का जिस तरह से जिक्र किया गया है, जो लेटेस्ट अभी रिएक्शन है व्हाइट हाउस से, या फिर इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, एक तरफ तो अमेरिका याद दिला रहा है और दूसरी तरफ इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को ये जो टेरर ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। आपके यहाँ ये जो एक प्रेशर एक बार फिर से बन रहा है टेररिज्म को लेकर और टेरर आउटफिट्स हुँ। को लेकर, आपके यहाँ उस पर क्या चर्चाएं वहां पर चल रही हैं? एक्शन तो मुझे देखिए, लगता है बेमानी है। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के विज़िट को पाकिस्तान टीवी पे इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं दी गई, जो कि देना चाहिए था। तो आई डोंट नो आपको किसने कहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। यहाँ पे इन्होंने बहुत थोड़ी बात की, और वो भी जब जॉइंट स्टेटमेंट आया है, तो उसके बाद इनको बोलना पड़ गया है। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा। वरना इनको चाहिए था, बहुत से लोग जो हैं वो कह भी रहे थे, जो पाकिस्तानी ही हैं उनका कहना था कि कवरेज देनी चाहिए थी, देखना चाहिए था, कुछ सीखना चाहिए था। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका गए थे, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट विज़िट था, और पाकिस्तान को यकीनन चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, उनको देखना चाहिए था और टीवी कवरेज भी होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा नहीं हुआ, और बात तब आई जब जॉइंट स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान का नाम आया, टेररिज्म कहा गया,
तब इन लोगों ने बोलना शुरू किया, या ये सोते से उठे, या पहले ये बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। तो उसके बाद जाहिर है कि यही कहा गया, जी हमारा नाम क्यों ले दिया, जैसे हर बार होता है कि डिनायल मोड में चले जाते हैं और कहते हैं नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और इनके नाना करने से कोई मान नहीं जाएगा। बहरहाल ये थोड़ा बहुत कोशिश तो कर रहे हैं ये टीटीपी को कंट्रोल करने की। और जो कि आपको पता है कि अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से केपीके पे अटैक्स करते जा रहे हैं, उनको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने शहरों में बिठा रखे हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो लाल मस्जिद हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, इस तरह के लोगों पे कोई एक्शन करते हुए हमें ये कोई खास दिखाई नहीं दे रहे। बल्कि टीएलपी वाले तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जी वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने तो 3-4 अपनी कंडीशंस रखी हैं गवर्नमेंट के आगे, और गवर्नमेंट किसी हद तक उनको मानने के लिए भी तैयार है कि अगर कोई ब्लास्फेमी करेगा तो उसके ऊपर जी टेररिज्म एक्ट लगेगा, और इनके लोगों को जो है कवरेज दी जाएगी। आप सोचिए कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसको डिक्लेयर किया गया था, उसके लिए कहा जा रहा है कि उसको जो है वो टीवी कवरेज दी जाए जब भी वो कहीं पॉलिटिकल अपनी रैली करते हैं या कुछ करते हैं। लेकिन उनको तो बैन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके साथ साथ लाल मस्जिद के लोग थोड़े दिन पहले, आई थिंक 3 या 4 दिन हुए कि निकल के उन्होंने रोड ब्लॉक की थी, क्योंकि वहां पे जो उनका मौलवी है, मौलवी अजीज उसका नाम है कि क्या, तो उसको उन्होंने अरेस्ट किया था पुलिस ने। तो हंगामा करके उसको वापस लेकर आए, जबकि उस आदमी ने फायरिंग भी की अपने गार्ड से गन लेकर पुलिस के ऊपर। लेकिन कोई एक्शन नहीं किया। वहां की जो औरतें निकली थी उन्होंने पूरे ऐसे ब्लैक वो पहन रखा था, और वो ये कह रही थी कि ये लोग, पुलिस वाले को कह रही थी कि तुम लोग सुसाइड बॉम्बर्स को भूल गए हो, और अगर एक भी आया तो तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इस तरह के लोगों को बजाय अरेस्ट करने के ये इनसे दबते हैं, और ये इसीलिए दबते हैं क्योंकि ये इन्होंने खुद बनाए हैं। अब अपने बनाए हुए लोग इनसे खुद काबू नहीं हो रहे, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से टेररिज्म पे काम करेंगे और इनको कितना टाइम लगेगा। जब इनसे वो तो बॉर्डर पे है ना, अफगानिस्तान बॉर्डर पे है, टीटीपी वाले आते हैं, जो भी होता है हंगामा होता है, लड़ते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन ये जो सिटी के अंदर बैठे हुए, इस्लामाबाद कैपिटल में बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्यों नहीं ये पकड़ पा रहे, इन लोगों को क्यों नहीं रोक पा रहे, ये लाल मस्जिद को क्यों सील नहीं कर देते, ये वहां पे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करते, उस मदरसे के लोगों को। जो वहां पे अगर आप कभी देखें, कोई फुटेजेस आए, तो उनकी लाल मस्जिद जो मदरसा है उसके ऊपर उन्होंने लोगों को खड़ा किया हुआ डंडे लेकर। वो इतने बड़े बड़े डंडे लेके खड़े होते हैं, कोई वहां से गुजरे लोगों की गाड़ियां तोड़ देते हैं वो। उन्होंने उससे मदरसे से आगे की जमीन पे भी कब्जा कर लिया है, और वो उनका जो ताल्लुक है वो उनका भी टीटीपी और तालिबान और इस किस्म के आउटफिट्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, और ये डर के मारे कुछ कर नहीं सक रहे। आई एम नॉट द फैन ऑफ परवेज मुशर्रफ, मगर मैं फिर भी बार बार कहती हूँ कि एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी की थी, और वो ये कि इस लाल मस्जिद पे ऑपरेशन करवाया था उन्होंने। और उस लाल मस्जिद ऑपरेशन अगर कंप्लीट हो जाता उस वक्त, तो शायद हमारी जान छुट गई होती इन लोगों से, इन दहशतगर्दों से या इन टेररिस्ट ग्रुप से। लेकिन उस वक्त हमारे ही लोग थे, हमारी ही फौज थी कि कई लोग थे, और हमारे ही पॉलिटिशियंस थे जो आगे के नहीं जी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ के ऊपर एक बार सुसाइड अटैक हुआ था, या अटैक किया गया था मारने के लिए, तो वो लोग कौन थे? वो फौजी थे। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गई, टेरर ऑर्गेनाइजेशन आ गई तो उसने अटैक किया था। वो अटैक फौज के लोगों ने किया था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि माइंडसेट जो है वो किस तरह का है। तो अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट का माइंडसेट ऐसा है, आपका फौज में कई ग्रुप्स ऐसे हैं, या उनका माइंडसेट काफी सारों का ऐसा है, तो फिर ये कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि इनको तो ये सब कुछ ठीक लग रहा है। मगर मैं ये कहती हूँ, ये मुझे ये बता दें कि जी ये टीटीपी जो है, उनके साथ जब ये लड़ते हैं और वहां पे भी लोग मारे जाते हैं, और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी जो है वो फोर्सेस के ऊपर जब वो अटैक करते हैं, तो यहाँ पर भी लोगों की जाने जाती हैं। तो इन दोनों में से शहीद कौन है, ये मुझे बता दें। क्योंकि वो भी मुस्लिम्स हैं, ये भी मुस्लिम्स हैं, ये उन्हें मार रहे हैं, वो इन्हें मार रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जी शरिया लगानी है, ये कोई और कहानी सुना रहे हैं। तो फिर ये आपस में डिसाइड कर लें कि ये जब एक दूसरे की जाने लेते हैं तो उनमें से शहादत किसको मिल रही है, हूरें किसको मिलने वाली हैं। तो ये इस बात को पहले सोच लें। लेकिन बहरहाल यहाँ पे सिचुएशन काफी टेंस है, और एक तरह से कैपिटल जो है इस्लामाबाद, वहां पे अगर सिचुएशन ऐसी है, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे शहरों में क्या हो रहा होगा, जो स्मॉल सिटीज उनका क्या हाल होगा, मिल जाएंगे।
थैंक यू सो मच आरजू काजमी, और हम चाहेंगे आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें और खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन किया। नमस्कार। थैंक यू।